तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रोजेक्ट एंड सोर्सिंग मैनेजमेंट की। दोस्तों ये सब्जेक्ट आपका MBA 4th सेमेस्टर में आपको देखने को मिलता है और ऑपरेशन मैनेजमेंट वाले बच्चों को इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट से। यूनिट फर्स्ट में आपका सोर्सिंग है। सोर्सिंग के बारे में आप क्या समझते हो? तो मतलब कि सोर्सिंग और भी आपको अलग अलग टॉपिक्स मिलेंगे इस पूरे यूनिट के अंदर। बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स हैं, तो एक एक करके हम सबको समझेंगे धीरे से। बहुत ही ईजी और एकदम आसान लैंग्वेज में इसको हम समझने की कोशिश करेंगे पूरी यूनिट को। बात करें सोर्सिंग की, तो व्हाट इज़ सोर्सिंग? सोर्सिंग से आप क्या समझते हो? देखो, सोर्सिंग का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को सोर्स करना, लाइक उसका सोर्स पता करना है ना। अगर हम HR के टर्म्स में बात करें तो सोर्सिंग का मतलब क्या हो सकता है कि हम कैंडिडेट्स को सोर्स कर रहे हैं कि कहाँ से हम। सोर्सिंग के डिफरेंट वेज होते हैं, जैसा कि आपको पता है ना कि हम सोर्स अलग अलग तरीके से जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं उस तरीके से हम कैंडिडेट्स को सोर्स कर सकते हैं। लिंक्डइन के थ्रू सोर्स कर सकते हैं, रेफरेंसेस के थ्रू सोर्स कर सकते हैं कैंडिडेट्स को। इसी तरीके से जब हम ऑपरेशन मैनेजमेंट की बात करते हैं ना, जब भी हम ऑपरेशन मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर सोर्सिंग का क्या मतलब होता है कि हमको ऐसे अपने सप्लायर्स को सोर्स करना होता है, यानी कि अपने ऐसे सप्लायर्स को सोर्स करना होता है जो कि हमको बेस्ट वैल्यू एडेड, हमको रॉ मटेरियल या फिर हमारे जो भी उस तरीके का सामान को, उस तरीके की आइटम्स को हमको दे सकें जिससे कि हम प्रोडक्शन सिस्टम को क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो सोर्सिंग का मतलब यहाँ पर ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर ये होता है कि हमको सप्लायर्स को सोर्स करना होता है डिफरेंट वेज से। तो यहाँ पर देखो इसका सिंपली मतलब क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन के थ्रू अगर हम इसको पढ़ें तो सोर्सिंग प्रोसेस इंक्लूड्स एवरी एक्टिविटी दैट रिवॉल्व्स अराउंड आइडेंटिफाइंग, यानी कि उन सभी अपने सप्लायर्स को, अपने वेंडर्स को आइडेंटिफाई करना जो हमको वैल्यू एडेड, जो हमको वैल्यू वाले आइटम्स को देंगे, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करना। एंड इवेलुएटिंग पोटेंशियल सप्लायर्स एज वेल एज सिलेक्टिंग, उन सभी को सिलेक्ट भी करना, आइडेंटिफाई भी करना और साथ ही साथ में उनको सिलेक्ट करना। एंड एंगेजिंग विथ एन अप्रोप्रिएट सप्लायर्स हु ऑफर्स द बेस्ट वैल्यू, जो कि मार्केट के अंदर बेस्ट वैल्यू को प्रोड्यूस कर रहा है, बना करके हमको देगा, उसको क्या करना, सोर्स करना। जैसे लेट्स से कि अब हमको जैसे केक बनाना है, तो केक बनाने के लिए क्या चाहिए, हमको क्रीम चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए, ब्रेड चाहिए, और क्या चाहिए, और भी लेट्स से कोई चॉकलेट का फ्लेवर हो गया, कोई वनीला फ्लेवर हो गया, तो यानी कि अलग अलग तरीके के फ्लेवर्स चाहिए। तो हमको क्या चाहिए, अब हम सोर्स करेंगे कि मार्केट में कौन कौन तरीके के वेंडर्स हैं, कौन कौन से सप्लायर्स हैं। तो एक जगह हमने देखा, एक हमको 100 रुपये की ब्रेड का पैकेट दे रहा, दूसरा हमको 200 रुपये का ब्रेड का पैकेट दे रहा है ना, तीसरा हमको 120 में दे रहा है, ठीक है। लेकिन हमने क्या देखा कि यहाँ पर ये जो 100 रुपये में दे रहा है सबसे कम तो है, बट इसका जो डिस्टेंस है वो लॉन्ग डिस्टेंस है। यहाँ पर से आपको 100 रुपये में ये दे तो देगा, बट आपको ये ट्रैवलिंग कॉस्ट यानी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आपको बियर करना पड़ेगा। ये जो 200 रुपये वाला है ये आपका मतलब नज़दीक है, और ये जो 120 वाला है ये क्या है कि ये मान लो कि थोड़ा सा मीडियम में। तो यहाँ पर से आपको अगर ट्रांसपोर्टेशन की भी कॉस्ट अगर देखी जाए तो 150 रुपये ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर से हम किसको सोर्स करेंगे, इस वाले को सोर्स करेंगे। अगर ये अच्छा सा हमको वैल्यू, बेस्ट वैल्यू वाला आइटम दे रहा होगा तो हम इसको सोर्स करेंगे, मतलब इसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। तो मार्केट में बहुत सारे अलग अलग वेंडर्स हो सकते हैं, अलग अलग, इट कुड बी डिफरेंट सप्लायर्स है ना, different vendors, but you just need to focus on that particular areas, that particular suppliers who gives you the best value, है ना, जो बेस्ट वैल्यू आपके लिए सही है, जो आपकी कॉस्ट को कम कर सकते हैं, ठीक है। उस तरीके के लोगों को हमको क्या करना है, देखना, आइडेंटिफाई करना और उनको सिलेक्ट करना। इसी को क्या हम बोलते हैं, यहाँ पर सोर्सिंग बोलते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट में, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर क्या रखते हैं कि एट द एंड ऑफ द सोर्सिंग प्रोसेस यूजुअली अ कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड और एन एग्रीमेंट इज रीच्ड बिटवीन द बायर एंड द सप्लायर, यानी जो भी बायर, जो सप्लायर है, उसके बीच में एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन होता है कि ऐसा नहीं कि हम तुमसे लेंगे, कभी हम उससे लेंगे, कभी उससे लेंगे। तो एक तरीके का ठीक है, वो अपना आपका वो है पर्सपेक्टिव, बट जो बायर है और जो सप्लायर उनके बीच में एक तरीके का एग्रीमेंट भी होता है कि हाँ हम तुमसे सामान लेंगे और जब हमको सामान की नीड होगी तब तुमको देना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने तुमको बोल दिया कि आपसे हम आइटम लेंगे और जब हमको प्रोडक्शन की ज़रूरत है, जब हमको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है तो आप सामान को दे नहीं पा रहे हो, ठीक है, रॉ मटेरियल दे नहीं पा रहे हो। तो ऑन व्हाट इज़
टू बी प्रोक्यूर्ड, यानी ये जो प्रोक्योरमेंट होता है ना, तो उसका मतलब होता है कि ले करके आना, एंड द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो इसी को हम सोर्सिंग बोलते हैं। तो अब यहाँ पर देखो कि की कॉन्सेप्ट ऑफ सोर्सिंग, परचेज वर्सेस प्रोक्योरमेंट एंड सोर्सिंग। तो यहाँ पर देखो एक 3 वर्ड्स हैं, 3 वर्ड्स में कौन कौन से सबसे पहले आपका आता है कि एक आपका आता है सोर्सिंग, ठीक है, दूसरा आपका आता है परचेजिंग, तीसरा क्या आता है प्रोक्योरमेंट, है ना। ये एक आता है आपका सोर्सिंग, ये परचेजिंग और प्रोक्योरमेंट। तो 3 तरीके के अलग अलग वर्ड्स होते हैं। अब ये तीनों का अलग अलग मतलब हो सकता है। तो सोर्सिंग का मतलब क्या होता है कि उन सभी वेंडर्स या सप्लायर्स को फाइंड करना एंड इवेलुएट करना कि कौन सा हमारे लिए सप्लायर कौन सा सही है, कौन सा नहीं सही, कि किसकी कॉस्ट कम है, किसकी कॉस्ट ज़्यादा है, इस तरीके से उनको इवेलुएट करना, ठीक है, उनको फाइंड करना और उनको इवेलुएट करना। जैसे हम कैंडिडेट्स को क्या करते हैं, कैंडिडेट्स को हम डिफरेंट तरीके से फाइंड करते हैं और इवेलुएट करते हैं, तो वही तो क्या है, सोर्सिंग है ना। देन पोटेंशियल सप्लायर्स, देन उसके बाद परचेजिंग की जब भी बात आती है तो परचेजिंग इज बाइंग एंड paying for the items or service, while procurement is overall process that includes sourcing, purchasing and other activities such as contract management, inventory management and supply relationship management। तो प्रोक्योरमेंट जो भी है ना, प्रोक्योरमेंट ये सबसे बड़ा आता है। तो प्रोक्योरमेंट के अंदर ये सोर्सिंग, परचेजिंग, दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट। तो प्रोक्योरमेंट क्या है, एक सबसे बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा आपका एक कॉन्सेप्ट हो गया। वहीं पर अगर हम सोर्सिंग की बात करें तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो गया। वहीं पर ये जो आपका परचेजिंग है, परचेजिंग में आपको क्या करना होता है कि बेस्ट सप्लायर को ढूंढ करके उनसे परचेज़ करना होता है, आइटम्स को क्या करना होता है, परचेज़ करना होता है। और प्रोक्योरमेंट में ना केवल उनसे परचेज़ करना होता है, उनको आइडेंटिफाई कर, उनको फाइंड करना, उनको आइडेंटिफाई करना, उसके बाद में उनको उनसे परचेज़ करना, परचेज़ के बाद में क्या करना, अदर एक्टिविटीज़ जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट का मैनेजमेंट करना, इन्वेंट्री का मैनेजमेंट करना, उनसे अच्छे रिलेशनशिप बना करके रखना, ये सभी चीज़ें आपके प्रोक्योरमेंट के अंदर आती हैं। तो आई होप कि ये आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, बहुत ही छोटा सा है, कई बार पूछा जाता है। तो टाइप्स ऑफ सोर्सिंग, अब हम सोर्सिंग की टाइप्स की बात करते हैं तो यहाँ पर सिंगल सोर्सिंग, मल्टीपल सोर्सिंग, ग्लोबल सोर्सिंग, लोकल सोर्सिंग एंड इन सोर्सिंग और यहाँ पर आउटसोर्सिंग। तो ये दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सिंग। सोर्सिंग का क्या मतलब, मैंने आपको बताया कि लोगों को क्या करना, फाइंड करना, लोगों को ढूंढना और ढूंढ करके उनको इवेलुएट करना, देखना। तो सिंगल सोर्सिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि इंगेजिंग वन सप्लायर फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस, यानी कि एक तरीके का हमको सप्लायर होता है तो उससे हम सामान को खरीदते हैं, लेते हैं, सिंगल सोर्सिंग। वहीं मल्टीपल सोर्सिंग का क्या मतलब होता है कि यूजिंग सर्वल सप्लायर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट और सर्विसेज टू मिटिगेट द रिस्क और इनहेंस कंपटीशन। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, मल्टीपल सोर्सिंग के अंदर क्या होता है कि जैसे हम कोई सामान आइटम बना रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि केवल एक सप्लायर के ऊपर ट्रस्ट ना करके हम 2-4 लोगों को अपना वो बनाते हैं कि हम इनसे भी सोर्स करेंगे, इनसे भी सोर्स करेंगे और तब जा कर के हमको हमारा क्या होगा, पूरा मतलब आइटम बनेगा। हम उनसे सबसे लेकर के ख़रीदेंगे और उसके बाद में हमको सारा सामान मिलेगा। सो इनसे भी सोर्स करना, तो इससे क्या होता है, आपके रिस्क मिटिगेट होता है, आपका कंपटीशन लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। तो सभी के सभी जो भी आपके वेंडर्स होंगे, सप्लायर्स होंगे, वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीपल सोर्सिंग हो गया। देन इसके बाद में ग्लोबल सोर्सिंग का क्या मतलब हो गया कि आप इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी बिजनेस कर रहे हो, है ना, तो प्रोक्योरिंग फ्रॉम द इंटरनेशनल सप्लायर्स, यानी कि आप बाहर विदेशों से सामान को सोर्स कर रहे हो, लेकर के आ रहे हो, तो वो चीज़ है ना, उनको फाइंड करना, उनको इवेलुएट करना। लोकल सोर्सिंग का मतलब कि हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं। इन सोर्सिंग का मतलब कि इंटरनल हैंडलिंग द प्रोसेस ऑफ फंक्शंस, है ना। इन सोर्सिंग का मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज़ को अंदर ही देखते हैं, बनाते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो कोई छोटी सी कंपनी है, कोई कंपनी के अंदर क्या है कि कोई भी जो हाउस कीपिंग का बंदा है उन लोगों ने खुद से इनसोर्स करके रखा हुआ है, यानी कि कंपनी रोल पे है, वो कंपनी ही पे करती है उस बंदे को, ठीक है, हाउस कीपिंग के लिए। वहीं आउटसोर्सिंग का क्या मतलब होता है कि किसी हम थर्ड पार्टी को हायर कर लेते हैं, यानी कि SMC जैसे टीम हो गई, है ना, इस तरीके से हम किसी भी हाउस कीपिंग टीम के बाहर से आउटसोर्स कर लेते हैं। वो टीम हमारी कंपनी में आती है, वो थर्ड पार्टी पे होती है, ठीक है, वो हमारी कंपनी रोल पे नहीं होते, वो हमारे थर्ड पार्टी रोल पे होते हैं और वो हमारे कंपनी के बट काम करते हैं।
तो ये हो गया हमारा आउटसोर्सिंग। तो हम उसको क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट पेमेंट हम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम थर्ड पार्टी वाले पर्सन को करेंगे पेमेंट, और थर्ड पार्टी वाला पर्सन जो होगा वो अपने लोगों को पेमेंट करेगा, तो उसको हम आउटसोर्सिंग बोलते हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ सोर्सिंग, है ना, समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है आउटसोर्सिंग के। आउटसोर्सिंग करने तो अच्छी बात होती है ना, बट इससे क्या होता है कि इससे कॉस्ट भी सेव होती है, बट इसमें क्या होता है कि लॉस ऑफ कंट्रोल, आप किसी को कुछ बोल नहीं सकते है ना। लेट्स से कि आपने हाउस कीपिंग वाले को किसी को बुलाया और उससे कोई काम बताया, और वो मान लो झगड़ालू टाइप का है, तो उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, बात बहस आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट कर दिया, तो आप उससे मतलब कितना करोगे, भले ही आप उसको, क्योंकि आप उसको नहीं आप डायरेक्ट बोल सकते हो, आप उसके बॉस को बोल सकते हो, यानी कि जिससे आप आउटसोर्स करवा रहे हो आप उसको बोल सकते हो उससे डायरेक्ट। तो लॉस ऑफ कंट्रोल उस तरीके की चीज़ें होती हैं। देन फोकस ऑन कोर एक्टिविटीज़, इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन के चैलेंजेस होते हैं यहाँ पर, क्वालिटी कॉन्सर्न होते हैं, है ना, या फिर डिपेंडेंसी और एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स, हिडन कॉस्ट और कल्चरल डिफरेंस हैं यहाँ पर। इसके कुछ एक यहाँ पर एडवांटेजेस लिखे हुए हैं। तो यही होता है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब समझ लो ना कि हम कोई भी सामान है, प्रोडक्ट है, तो अपना खुद ही अंदर बनाने की बजाय हम क्या करते हैं, किसी थर्ड पर्सन को दे देते हैं, वो हमारे लिए क्या करता है, आउटसोर्स करता है, ठीक। तो उसको हम आउटसोर्स बोल रहे हैं। तो इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। अब यहाँ पर हम बात करें प्रिक्योरमेंट की। तो प्रिक्योरमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रिक्योरमेंट के अंदर सारी चीज़ें आती हैं, आपकी सोर्सिंग भी आती है, आपका परचेजिंग भी आती है। तो सोर्सिंग जो ये प्रिक्योरमेंट है, दिस इज़ अ बिग काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। इसके अंदर ही क्या आता है, आपका सोर्सिंग भी आता है, इसके अंदर ही आपका परचेजिंग भी आता है। तो यहाँ पर प्रिक्योरमेंट के अंदर आपको ना केवल सोर्सिंग करनी होती, ना केवल परचेजिंग करनी होती, बल्कि लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप भी बना करके रखने होते हैं, उनसे कॉन्ट्रैक्ट भी, एग्रीमेंट भी बना करके रखने होते हैं, इन्वेंट्री का मैनेजमेंट भी करना होता है। तो प्रिक्योरमेंट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाई नीड्स, सोर्सिंग सप्लायर्स, निगोशिएटिंग, है ना, निगोशिएटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि उनके साथ में निगोशिएट करना, उनके साथ में वार्तालाप करना और कम्युनिकेट करना, है ना। निगोशिएट करना मतलब बार्गेनिंग टाइप का करना। परचेजिंग गुड्स और सर्विसेज, मैनेजिंग सप्लायर्स रिलेशनशिप। इसके ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत सारे होते हैं। टू ऑब्टेन क्वालिटी प्रोडक्ट सर्विसेज एट द सेम टाइम एट द बेस्ट प्राइस, है ना, इंश्योर्स टाइमली डिलीवरी एंड मिटिगेट रिस्क एसोसिएट विद सप्लाई चेन डिसेप्शंस, है ना। तो ये इसके सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं प्रिक्योरमेंट के। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सोर्सिंग वर्सेस प्रिक्योरमेंट के बारे में बताओ। बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमने तीन यहाँ पर चीज़ों के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है ना, सोर्सिंग वर्सेस प्रिक्योरमेंट और ये परचेजिंग, तो इन तीनों को आप अच्छे से ये चीज़ ध्यान रख लो कि सोर्सिंग मतलब कि फाइंडिंग एंड इवेलुएटिंग। हम उसमें परचेज नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं केवल, और इवेलुएट कर रहे हैं। परचेजिंग के अंदर हमने क्या किया कि एक को सिलेक्ट करके हम उससे क्या कर रहे हैं, केवल खरीद रहे हैं चीज़ों को। लेकिन प्रिक्योरमेंट के अंदर ना केवल हम उसको सोर्स कर रहे हैं, ना केवल हम उससे परचेज कर रहे हैं, बल्कि उनके साथ में एक अच्छा एग्रीमेंट भी हमको निगोशिएट करनी होती हैं चीज़ों को, है ना, एग्रीमेंट भी। और उसके बाद में साथ ही साथ में सप्लायर्स रिलेशनशिप मैनेजमेंट को भी पूरा करना होता है, उनसे अच्छे से कम्युनिकेट करना, उनसे कोई भी तरीके की उनको कोई तकलीफ़ हो, दुख हो, वो सारी चीज़ों को मैनेज करने का काम प्रिक्योरमेंट के अंदर आता है। अलग अलग वेज में पूछे जा सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखो सोर्सिंग वर्सेस प्रिक्योरमेंट, तो वही सारी चीज़ें हैं, बट आपको थोड़ा सा डिफरेंट वे में अपने तरीके से बना करके लिखना होगा। परचेजिंग मैंने जैसे कि आप लोगों को बता ही दिया, परचेजिंग का मतलब क्या हो सकता है। तो मेथड्स ऑफ परचेजिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो परचेजिंग के अलग अलग मेथड्स होते हैं, जैसे डायरेक्ट परचेज करना किसी से। स्टॉक परचेजिंग का मतलब कि रेगुलर बाइंग और मेंटेनिंग इन्वेंट्री टू मीट ऑनगोइंग डिमांड, है ना। स्टॉक परचेजिंग यानी कि अपने स्टॉक को मेंटेन मतलब मेंटेन करने के लिए क्या होता है कि हम अपना सामान को मेंटेन करें। जैसे आपके आसपास पड़ोस वाली जो दुकान होगी ना, वहाँ पर से क्या होता है
कि आप देखो जा करके कभी भी उनके पास में बिस्किट के पैकेट्स या फिर दूध का पैकेट ये सब कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अपना स्टॉक को मेंटेन करते हैं। तो इस वजह से स्टॉक परचेजिंग, JIT परचेजिंग का मतलब कि जब कस्टमर को रिक्वायरमेंट होगी तभी हम उनको ले करके सामान को ऑर्डर करेंगे और तभी देंगे। जैसे बहुत सारे आप अपने आसपास में दुकानों को देखते होगे जहाँ पर केक को जब आप ऑर्डर करोगे तो वो 1-2 घंटे में मंगा करके या फिर तुरंत उसको बना करके दे देंगे आपको, ठीक है। तो वो होता है JIT परचेजिंग। शेड्यूल परचेजिंग का मतलब क्या होता है कि हम प्री अरेंजिंग परचेज ऑर्डर्स एट रेगुलर इंटरवल, यानी कि एक तरीके से एक शेड्यूल बना लेते हैं कि कब कब हमको परचेज करना है, क्या क्या परचेज करना है, कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर परचेज, तो शेड्यूल परचेजिंग। तो दीज आर फ्यू मेथड्स ऑफ परचेजिंग जिसको लोग कंपनियां जो होती हैं फॉलो करती हैं, जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। नीड्स को आइडेंटिफाई करना, सप्लायर्स को सोर्स करना, उसके बाद में इवेलुएट करना और सिलेक्ट करना, ये जो स्टेप्स हैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी परचेजिंग का साइकिल या फिर प्रोक्योरमेंट का साइकिल, तो इसमें हमको नीड को आइडेंटिफाई करके सप्लायर को सोर्स करना और उसके बाद में उनको इवेलुएट करना, उनका मूल्यांकन करके एक बेस्ट सप्लायर को चूज़ करना, उसके बाद में उनसे निगोशिएट करना, बार्गेनिंग करना, उसके बाद में इशू परचेज ऑर्डर, यानी परचेज को ऑर्डर करना, गुड्स को रिसीव करना और देन पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करना। उसके बाद में रिकॉर्ड कीपिंग, मतलब कि एक तरीके का मेंटेन रिकॉर्ड को भी मेंटेन करके रखना। तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ परचेजिंग, और परचेजिंग का क्या प्रोसेस होता है। अब ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा जाता है कि 8 आवर ऑफ परचेजिंग, व्हाट इज़ द 8 आवर ऑफ परचेजिंग। तो 8 आवर इज़ द काइंड ऑफ फ्रेमवर्क, ठीक है, सिस्टम यूज टू इंश्योर दैट राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, ठीक है, टाइप ऑफ मटेरियल, प्लेस, टाइम्स, सोर्स, प्राइस, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक तरीके से 8 आवर जो है वो आपका ये है कि जब भी आप किसी आइटम को परचेज़ करते हो कोई वो गलत प्रोडक्ट ना आ जाए आपके पास में, कोई समय से प्रोडक्ट आना चाहिए, गलत प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए। अगर जैसे कि मान लो कि आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत है और आपने कोई एक तरीके का कुछ प्रोडक्ट मंगाया, तो वो प्रोडक्ट अगर सही प्रोडक्ट नहीं आएगा आपके पास में, तो हाउ यू विल डू द फर्दर प्रोसेस लाइक प्रोडक्शन, है ना। प्रोडक्शन आप कैसे कर पाओगे, सही प्रोसेस नहीं है, कस्टमर डिमांड को कैसे पूरा कर पाओगे। आपने मंगाया, आपने ऑर्डर कुछ किया और कुछ गया, है ना, तो फिर आप कैसे आगे के प्रोसेस को कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो इस वजह से 8 आवर ऑफ परचेजिंग का हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि हमको सही क्वालिटी होनी चाहिए, राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, सही क्वालिटी के साथ में प्रोडक्ट आए, हमारा सही क्वांटिटी के साथ में प्रोडक्ट आए। ये नहीं कि एक पैकेट के अंदर 10 चीज़ें आनी है तो वो 9 चली आ रही हैं, 8 चली आ रही हैं या फिर 12, मतलब कि काउंटिंग उनकी मिसमैच है। तो राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, राइट मटेरियल टाइप, यानी सही तरीके का मटेरियल टाइप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जैसे 2 दिखने वाले पार्ट्स आप कुछ भी मतलब कि इस तरीके के से चले आते हैं कि अगर मान लो कि ये देखो ये 2 थोड़े थोड़े सिमिलर से पार्ट्स आपको मान लो दिख रहे हैं, तो इसके बाद आपने ऑर्डर ये किया, आ गया, ये कैसे आप कस्टमर डिमांड को पूरी कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो राइट टाइप ऑफ मटेरियल आपके पास आए, राइट प्लेस पे आए, उसके बाद में राइट सोर्स, मतलब सही तरीके की आप सोर्स करो, सही सप्लायर को चूज़ करो। ऐसा नहीं कि सप्लायर गधा टाइप का हो, आप मंगा दो उससे जल्दी लाओ, वो भेजने को तैयार नहीं है। राइट प्राइस में आए, मतलब आपकी कॉस्ट के अंदर आप कॉस्टलेस, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लगनी चाहिए। राइट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हुए और राइट रिलेशनशिप में, एक अच्छा रिलेशनशिप अपने सप्लायर के साथ में मेंटेन करना, इसी को बोलते हैं सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो दीज आर द 8 आवर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या PDF PPT आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं व्हाट्सअप का नंबर डाल दूँगे, वहाँ पर से आप ले सकते हो आकर के। सो दीज आर द 8 आवर ऑफ परचेजिंग, जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको एकदम आप रट के जाना। इसके अलावा और भी कुछ एडिशनल यूज़ करे गए हैं कि राइट प्लेस ऑफ डिलीवरी, सही प्लेस पे डिलीवरी हो, राइट एटीट्यूड के साथ में हो, राइट कॉन्ट्रैक्ट भी हो, राइट डॉक्यूमेंटेशन। तो दीज आर लाइक फ्यू एडिशनल चीज़ें जो आप लिख सकते हो एग्ज़ाम में। तो कोई मतलब 8 के बजाय अगर आप 12 लिख दोगे तो कोई बहुत वो नहीं हो जाएगा। तो इसको आप क्या करो, थोड़ा सा मतलब अपने तरीके से आप देख के 12 तरीके के ये 8 आवर को
लिख दो जा करके, ठीक है। अब देखो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मैनेजर, एक अच्छे मैनेजर की कौन से करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। तो इसमें आपका क्या आता है, एनालिटिकल स्किल्स अच्छे होने चाहिए आपके पास में, निगोशिएशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, अटेंशन टू डील, कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, डिसीजन मेकिंग स्किल, फाइनेंशियल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज, एथिकल जजमेंट, मार्केट नॉलेज, इंटरपर्सनल स्किल। इन सभी के अलावा आपके दिमाग में अगर कोई ऐसी स्किल जो कि एक मैनेजर के अंदर होनी चाहिए तो आप अपने दिमाग से भी सोच करके रख सकते हो। तो इसका जो इस क्वेश्चन का आंसर है ना वो आप अपने दिमाग से भी दोगे, बट इसमें क्या है कि थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि एक अच्छा मैनेजर कैसे मतलब कि क्या डेफिनेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसको एक तरीके का हम उसके अंदर स्किल्स को ऐड कर देंगे, कौन कौन सी स्किल एक अच्छे मैनेजर के अंदर होनी चाहिए। तो दिस आंसर कैन बी फ्रेम बाय यू इटसेल्फ, है ना, आप अपने हिसाब से अपने तरीके से इसको मॉडिफाई कर सकते हो अगर आपको लगता है कि एक मैनेजर के अंदर कौन से अदर ऐसे स्किल्स होने चाहिए। सो रिस्क टू कंसीडर बाय परचेजिंग मैनेजर। अब परचेजिंग मैनेजर के अंदर कौन से स्किल्स होने चाहिए, है ना, तो ये भी चीज़ कई बार पूछी जाती है। तो जैसे इसके अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्क, है ना, जैसे यहाँ पर इसका क्या मतलब है, तो सिंपली इस हेडिंग का जो मतलब है वो क्या है कि रिस्क टू कंसीडर बाय परचेजिंग मैनेजर, एक परचेजिंग मैनेजर को कौन कौन से रिस्क का सामना करना पड़ सकता है। सो यहाँ पर इसमें सबसे पहला आता है कि कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्क, जैसे कि अगर कोई भी जो भी सप्लायर के साथ में आपने गलत तरीके का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया या कुछ गलत टर्म्स और कंडीशंस को एग्री कर लिया, तो उससे क्या हो सकता है, डिसरप्शंस यानी कि एक तरीके की लड़ाई, मिसअंडरस्टैंडिंग और फाइनेंशियल लॉसेस की संभावना हो सकती है। तो इसके अलावा सप्लाई चेन का डिसरप्शन हो सकता है। वो मान लो आपने किसी ऐसे वेंडर को सिलेक्ट कर लिया जिसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या फिर बहुत दूरी पे है, अब उससे आप सामान मंगाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, या फिर वो उतनी जल्दी आपको सामान को डिलीवर नहीं कर पाता है, तो उससे क्या है, सप्लाई चेन का कहीं ना कहीं डिसरप्शन हो रहा है ना। सप्लायर की रिलायबिलिटी मतलब सही नहीं हो सकती है, उसकी विश्वसनीयता में कोई दिक्कत आ सकती है, क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, फाइनेंशियल रिस्क आ सकते हैं, तो ये सभी चीज़ें होती हैं। तो टू मैनेज दिस रिस्क का परचेजिंग मैनेजर शुड, यानी कि एक परचेजिंग मैनेजर को हमेशा क्या करना चाहिए इन सभी रिस्क को कम करने के लिए, डेवलप और मेंटेन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विथ मल्टीपल सप्लायर्स। ये नहीं कि आप किसी एक सप्लायर के भरोसे बैठ जाओ, आपको ऐसा परचेजिंग मैनेजर आपको बहुत सारे अलग अलग सप्लायर्स के साथ में अच्छे रिलेशनशिप बना करके रखने होते हैं। तो आप देखते होंगे कि आप परचेज डिपार्टमेंट अलग आपके कंपनी में होगा, यानी जहाँ अगर मान लो कि आप कहीं काम कर दोगे तो वहाँ पर परचेज डिपार्टमेंट होता है ना, या फिर आपका एक तरीके का स्टोर होता है। तो उसमें क्या होता है कि लोग अपना क्या करते हैं परचेजिंग में, मतलब एक तरीके का परचेज मैनेजर जो होता है उसको हमेशा एक अलग अलग तरीके के सप्लायर से अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करके रखने होते हैं, जिससे कि क्या हो सकता है कि अगर आप अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करोगे तो यहाँ पर अगर एक सप्लायर के साथ में नई बात बनी तो आप दूसरे सप्लायर के पास में चले जाओगे, है ना। तो रेगुलरली एक्सेस सप्लायर परफॉर्मेंस, है ना, उन सभी सप्लायर्स के परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना, देखना और उनको रेगुलर फीडबैक देना कि आप सही परफॉर्म कर दो, आपका ये प्रोडक्ट में दिक्कत है या कहीं पर कोई दिक्कत आती है। तो स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट मटेरियल ट्रेंड्स, यानी कि मटेरियल ट्रेंड्स जो अपडेटेड सप्लायर्स हो उनका यूज़ करना, जो हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में आए उनका सिलेक्शन करना। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए एक परचेज मैनेजर अपने रिस्क को मिटिगेट कर सकता है, कम कर सकता है, और भी बहुत सारे अलग अलग वेज हो सकते हैं। सो इंट्रोडक्शन टू मेक और बाय डिसीज़न, है ना, यानी कि कैसे ये डिसीज़न लिया जाए कि आप अपना जो भी चीज़ है उसको खुद अपने कंपनी में बनाओगे या फिर किसी से आउटसोर्स करवाओगे। जैसे लेट्स से, है ना, जैसे लेट्स से का मतलब, जैसे मान लो कि एक हम चीज़ को देखते हैं, जैसे कि लेट्स से कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये मारुति की कार है ना, मारुति सुजुकी की एक कार है। तो ये जो कार है ना, ये कैसे डिसाइड करेगी कि हमको अपनी कार के जितने भी सारे फीचर्स हम दे रहे हैं उन सभी फीचर्स को हमको मतलब कि अपने
खुद से सभी को चीज़ों को बनाना चाहिए, कुछ चीज़ों को आउटसोर्स कर लेना चाहिए, है ना। लेट्स से कि यहाँ पर कि जो कार है, कार के अंदर जो भी एसी लगता है तो वो एसी मारुति खुद का बनाएगी या किसी से आउटसोर्स करवाएगी, ये कैसे हमको डिसीज़न लेना होता है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं कि मेक, यानी कि उसको मेक करें, खुद बनाएं या फिर हम किसी से आउटसोर्स कर लें, बाई कर लें। ये डिसीज़न कैसे और कब लिया जाता है। तो इस डिसीज़न के लेने के लिए हमको कुछ चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। वो चीज़ें क्या हैं, यहाँ पर देखो कि फंडामेंटल स्ट्रेटजीज चॉइस दैट ऑर्गेनाइजेशन फेस व्हेन डिटरमाइनिंग whether to प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाए, यानी कि जो कार के अंदर एसी लगना है उसको खुद से हम प्रोड्यूस कर लें, या फिर क्या कर सकते हैं कि उसको खुद से बना सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं दूसरा कि एक्सटर्नल सप्लायर से हम क्या कर सकते हैं उसको आउटसोर्स कर सकते हैं। तो ये डिसीज़न हमको कैसे और कब लेना होता है। तो इस डिसीज़न को लेने के लिए हमको क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को देखना होता है, अलग अलग चीज़ों को मतलब अपने शॉर्ट एनालिसिस करना होता है, देखना होता है कि हम किस फील्ड में अच्छे हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को देखने के बाद में हम ये डिसीज़न ले सकते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंस बहुत सारा है कि अगर हम ये डिसीज़न लेते हैं कि हमको खुद से बनाना है या फिर हमको आउटसोर्स करना है, तो इससे हमको बहुत सारी चीज़ों को बेनिफिट होता है। जैसे कि हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, कोर कॉम्पिटेंसीज, जो हमारे कोर कॉम्पिटेंसीज हैं जिसमें हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं उसको उसमें अच्छा देख सकते हैं। देन फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, क्वालिटी का कंट्रोल हो सकता है। तो डिसीजन मेकिंग पॉइंट क्या होता है, ये आपका एक डिसीजन मेकिंग पॉइंट होता है, जो कि आप इस तरीके का चार्ट, ये मतलब कि एक तरीके का ये ऐसा डायग्राम बनता है जिसमें क्या होता है कि कॉस्ट, आपकी जो कॉस्ट होती है कॉस्ट वर्सेस वॉल्यूम, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि इधर होता है कि मेक डिसीज़न, इधर होता है कि आप आउटसोर्स करते हो किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पर देखो कि टोटल कॉस्ट टू बाय, यानी आपको अब दोनों तरीके से कॉस्ट को देखना होता है कि यहाँ पर इधर से एक तरफ से आपको देखना होता है कि किधर हमको ज़्यादा बाई की कॉस्ट ज़्यादा लग रही है। अगर हमको आउटसोर्स की कॉस्ट ज़्यादा लग रही है तो हम उसको खुद बनाएंगे, और अगर हमको बनाने की कॉस्ट ज़्यादा लग रही है तो हम क्या कर लेंगे, उसको आउटसोर्स कर लेंगे। लेट्स से कि अगर हमको एक प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट खुद के 500 रुपये आ रही है और वही प्रोडक्ट हमको कहीं से आउटसोर्स करने पे कोई तीसरी कंपनी वो हमको, दूसरी कंपनी वो हमको 300 रुपये में ही दे रही। जैसे कि मारुति की कोई गाड़ी है तो वो क्या कर रही है कि अगर एसी खुद बना रही तो उसको 500 रुपये लगते हैं, लेकिन अगर वो किसी से आउटसोर्स करेगी तो वो क्या 300 रुपये में ही उसको दे देगा। तो उस समय यही डिसीज़न लिया जाएगा कि हम उस चीज़ को आउटसोर्स कर लें। तो ये एक तरीके का डायग्राम होता है जो कि हमेशा एक तरीके का आपको बना करके दिखाना होता है। इसी को डिसीज़न मेकिंग पॉइंट बोलते हैं। तो इसको आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे छाप करके आना, ठीक है, अपने कॉपी में आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। सो इसी तरीके से यहाँ पर हमारा जो यूनिट फर्स्ट होता है वो ख़त्म होता है। यूनिट सेकंड को भी हम जल्दी से कवर कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कर दिया करो, सो दैट कि एक तरीके का मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वंस अगैन।